बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस किसने बनवाया? आप बशीर मेमन साहब साबिक DGFIA साहब के इंकशाफात तो सुन ही रहे हैं कि इमरान खान साहब उन्हें क्या कहते रहे और उनके साथ चंद किरदार या उनका टोला जो है वो उनको क्या कहता रहा। हम आपको आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ज़ुबानी बताना चाहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया और सुप्रीम कोर्ट ने जिसे दूर फेंक दिया, अदालत से उठा के रद्द कर दिया, गैर कानूनी करार दे दिया। उधर ही बैठे होते हैं जहाँ पे सदर साहब भी बैठते हैं, तो उधर ही फेंक दिया उन्होंने कि ले जाएं वापस अपना रेफरेंस उठा के। वो रेफरेंस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ज़ुबानी आपको बताना चाहते हैं कि किसने बनवाया, कैसे बना, वजह क्या थी। हम काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ज़ुबानी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बशीर मेमन साहब जो कह रहे हैं वो आपको बता दें। अभी आते हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो कह रहे हैं कि किस तरह बना, किस तरह नहीं बना, वो भी बताते हैं आपको। तो ये जो अभी आपको इंकशाफात नज़र आ रहे हैं, आपने सुन तो लिए हैं, लेकिन अगर आप इसका तज्जिया करें तो बशीर मेमन साहब जो हैं वो एकदम से रेफरेंस ख़त्म होने के बाद नमूदार होते हैं, बोतल के जिन की तरह वो सामने आ जाते हैं, ये जानते हुए कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने उनके साथ रिटायरमेंट के हवाले से क्या किया और उनको क्या क्या बातें सुनाई। और ज़ुबानी इस अपोजिशन की ज़ुबानी भी जो वो कहती है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के पीछे सिलेक्टर्स खड़े हुए हैं, सिलेक्टेड हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत है। तो जब अगर वो उनके ख़िलाफ़, इतनी ताकतवर हुकूमत के ख़िलाफ़, ताकतवर यही है ना जी कि आप के पास इख्तियार हो, तमाम तर मशीनरी हो, तमाम तर आप किसी भी अफसर को बुला के कह दें कि फ़लाने के ख़िलाफ़ आप मुकदमा दायर कर दें। तो वो किस तरह सामने आ गए? अब उनके पास जब कोई बैकिंग कोई नहीं थी, उनके पास कोई नहीं था, उनको सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है, उनको पता है एक ताकतवर हुकूमत जो है, जो ऑलरेडी ज़ख्मी हुई है काजी फ़ायज़ ईसा साहब के रेफरेंस के हवाले से, तो वो दोबारा उन्हीं के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बैकिंग ज़रूर होगी। तो वो जो बात कर रहे थे, इसके अलावा काजी फ़ायज़ ईसा साहब के मुकदमे के अलावा इमरान खान साहब किन किन को कहते थे कि आप उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाएं, जिसमें तमाम तर अपोजिशन के लोगों के उन्होंने नाम ले लिए, ज़्यादातर नून लीग वालों के नाम लिए। नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, उनके मुकदमों के हवाले से ख्वाजा आसिफ, खुरम दस्तगीर, जावेद लतीफ़, इनके बाद सबके ही उन्होंने नाम लेके कह दिया कि इमरान खान साहब इनको कहते थे कि इनके खिलाफ भी मुकदमे बनाओ, लेकिन कानून मुझे इजाज़त नहीं देता था। तो जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ना कोई बैकिंग उनके पास मौजूद है, किसी ना किसी ने उन्हें थपकी ज़रूर दी है कि आप जाएं और बता दें जाके कि इमरान खान साहब ने आपको इस रेफरेंस के हवाले से क्या कहा था। और साथ साथ उन्होंने सियासी यहाँ पे मामलात जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उनको गेन करने के लिए, बेनिफिट करने के लिए बोल ही दिया उन बशीर मेमन साहब ने। इस रेफरेंस के साथ सियासत भी उन्होंने नथी कर दी कि और क्या अपोजिशन के साथ कहती थी। मैं अब वापस आना चाहता हूँ, बशीर मेमन साहब के बारे में तो आपने बहुत सारी गुफ्तगू सुन ली। वापस आना चाहता हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब कमरा अदालत के अंदर जजेस के सामने क्या कहा करते थे, उनका इशारा किस तरफ हुआ करता था। और इशारा नहीं, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि ये जो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वाला 2017 का धरना था, खादिम हुसैन रिजवी वाला, उन्हें उसकी सज़ा मिल रही है, उसमें जो जजमेंट उन्होंने दी थी उसकी सज़ा मिल रही है। दो तीन बड़ी अहम बातें हैं, उसमें उसकी वजाहत कर देते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब कह क्या रहे थे। एक तो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के धरने के हवाले से उन्होंने पॉलिटिशियंस का नेक्सस भी बताया था। उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग, उलमा विंग, शेख रशीद साहब जो कि बड़े प्यारे हैं इमरान खान साहब को, और भी बड़ी जगह प्यारे हैं शेख रशीद साहब, तो प्यारे शेख साहब हैं वो, तो उनके बाद वो भी जा के उनके साथ मिलते थे। पीपल्स पार्टी वाले लोग उनके साथ जा के मिलते थे, तो उनको सपोर्ट करते थे जा के। लेकिन जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई तो दो अहम पहलू उस इंक्वायरी करवाई, तो दो अहम पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पहलू है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाला है, और दूसरा पहलू जो है वो ISI और IB से रिलेटेड रिपोर्ट्स जो हैं अदालत को सबमिट की गई उस हवाले से। तो ये इदारों के ऊपर कौन
इतनी ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट और इख्तियार एक्सरसाइज कर रहा होता है कि वो आके जब सुप्रीम कोर्ट भी उनसे पूछता है तो वो हाथ बांध देते हैं, कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हमारा तो कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, हम तो ऐसे समझे थे, हम वो वैसे समझे थे। पहले ज़रा मैं ISI वाले मामले के ऊपर मैं बाद में आता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इससे पहले मैं जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है उस पर आता हूँ। काजी फायज़ ईसा साहब ने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले जो धरना था उसको बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आइनी, लोगों के हकूक़ गसब करने, लोगों पे ये इल्ज़ामात लगाने कि आपकी फ़ेथ क्या है, आपकी फ़ेथ क्या नहीं है, आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, उस हवाले से कहा था कि ये क्रिमिनल चीज़ें हैं जिसका आइन और कानून के अंदर सज़ा और जज़ा के मामलात रखे हुए हैं। अगर कोई आम शख्स इस तरह करे तो उसको पकड़ के आप अंदर कर सकते हैं। तो ये तो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जो है 2017 वाले धरने के अंदर ये सारे काम कर रही थी। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया कि ये सियासी पार्टी किस तरह जो है ये बनी, ये तो हमें ज़रा बताएं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्ट्स थे उस हवाले से। कुछ एक बंदा था, वो दुबई में बैठा हुआ था, उसने आके यहाँ पे रजिस्टर करवा दी। दुबई में एक बंदा बैठा हो, उसके पास शनाख्ती कार्ड भी जो है वो नाइकॉप हो, जो कि गैर समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बनाए जाते हैं, और वो एक जो अब कलअदम कर दी गई है तहरीक TLP, उसको रजिस्टर करवा दे बतौर सियासी पार्टी पे। तो उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग के बारे में जब काजी फायज़ ईसा साहब ने पूछा, दोनों को पूछा, ISI को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, कि बताएं कि इन्होंने अपने जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो क्या मामला था। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा तो उन्होंने बताया कि जनाब आली इन्होंने तो कोई तफसील नहीं हमारे पास जमा करवाई, तो हम तो वो अभी देख ही रहे हैं। वो उन्होंने कहा कानून आपके पास मौजूद है, कानून कहता है कि अगर कोई सियासी जमात जो है अपने अखराजात इलेक्शन के अगर नहीं जमा करवाती तो आप बैन कर देंगे उसको, उसका वजूद ही नहीं रहेगा, तो वो आप कानून के ऊपर अमल नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, वो तो कानून तो ऐसे ही है, सरसरी सा है। तो पाकिस्तान के अंदर सारे लोग यही समझते हैं कि कानून तो ऐसे ही है, क्योंकि उनके हाथ में डंडा है और अपने बूटों तरह रौनते जाते हैं। हम कानून जो है ताकतवर यही करता है, जहांगीर खान तरीन हो, इमरान खान हो, और भी कोई हो, जो वो कानून जो ताकतवर है उसको पता है कि मैंने कैसे उसको मलियामेट करना है कानून को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा था कि जी वो तो सरसरी सा था, तो हमने तो सोचा कि चलो बाद में रिपोर्ट आ जाएगी जी, लेकिन वो कभी भी उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई। तो ये किरदार रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि किसी और शख्स को भी फिर इस तरह इजाज़त दे दें, कोई इसराइल में बैठा हो, कोई अमेरिका के अंदर बैठा हो, कोई UK के अंदर बैठा हो, कोई इंडिया के अंदर बैठा हो, तो इजाज़त दे देना लोगों को फिर सबको कि आप सियासी पार्टियां फिर बनाते फिर हैं इस तरह। ज़बरदस्त काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। तो किसके दबाव में आके इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को रजिस्टर किया? किसके दबाव में आके उनके जो फाइनेंशियल मैटर्स थे वो देखे ही नहीं और उनको कहा कि गो हेड, चलते रहें, आप चलते रहें। तो बाद में वो मुसीबत बन गए। ये भी काजी फायज़ ईसा साहब ने उस वक्त लिखा था 2017 के धरने के हवाले से, जब उन्होंने ये जजमेंट का फैसला दिया था 2 साल पहले, 2.5 साल पहले तकरीबन, कि ये आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे, फिर ना कहिएगा। ये उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा होगा कि म्यूटेट कर जाएंगे, हेट्रेड फैला रहे हैं आप। अच्छा, ये तो मैंने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल बता दिया, जो आजकल बड़ा तगड़ा बना हुआ है और कह रहे हैं कि हम बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। ये ज़बरदस्त काम किया उन्होंने उस वक्त। अब आ जाएं ज़रा, ISI और IB की रिपोर्ट्स भी उन्होंने मंगवाई और उन्होंने ख़ास तौर पे ISI से पूछा कि आप बताइए कि इनके जो फाइनेंशियल मामलात हैं इनके लीडरान के, इनको फंडिंग कहाँ से आती है, इनके बैंक अकाउंट्स क्या हैं, वो ज़रा सोर्स हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं कि ये किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने ISI वालों ने कहा कि जी ये हमारा मैंडेट ही नहीं है। तो अदालत ने फिर जो वकील, सरकारी वकील मावनत कर रहे होते हैं, उनसे पूछा कि ये क्या मैंडेट है ISI का। तो उन्होंने बंद लफाफा एक दे दिया और कहा जी कि ये बंद लफाफे में आप तो पढ़ सकते हैं, तो बाकी हम इनका मैंडेट नहीं बता सकते। तो काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने जजमेंट में लिखा कि दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी का मैंडेट जो है वो बड़ा क्लियर है, और उन्होंने मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन से, मुख्तलिफ ममालिक से इसके हवाले भी दिए। लेकिन जो इसमें बहुत अचंभे वाली बात जो थी वो ये थी कि ISI ने कहा कि जी हम ना अकाउंट्स की डिटेल ले सकते हैं, ना हम बता सकते हैं पैसा इनका कहाँ से आ रहा है और ये कहाँ से खर्च कर सकते हैं, तो हम कानूनन ये काम नहीं कर सकते। जिसके बाद काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने जजमेंट के अंदर
ये भी लिखा कि जब फैज़ाबाद धरना ख़त्म हुआ उस वक्त यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों ने, आर्मी का यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों ने, आपको याद है वो एक बहुत सर्कुलेट वायरल हो गई थी वीडियो जिसमें पैसे दिए जा रहे थे तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह वालों को, वो उन्होंने अपनी जजमेंट के अंदर लिख दिया काजी फायज़ ईसा साहब ने। साथ साथ उन्होंने अपनी जजमेंट के अंदर ये भी कह दिया कि जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो उन लोगों को के कंडक्ट को देखें जो इस तरह के काम कर रहे थे, पैसे बांट रहे थे, और अगर कोई मुलव्वस पाया जाता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो काजी फायज़ ईसा साहब कह रहे थे कि ये मैंने जजमेंट दी थी। मैं जजमेंट के अंदर और भी बहुत सारे पहलू हैं, मैं जस्टिस नहीं कर सकता एक व्लॉग के अंदर अनलेस कि मैं एक लॉन्गर वर्जन इस जजमेंट का करूं और उसमें आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या क्या और काजी फायज़ ईसा साहब ने लिखा था। लेकिन ये क्योंकि मामला इस वक्त ये है कि कौन रेफरेंस के पीछे था, तो मैं आपको जजमेंट से बता ये रहा हूँ उसके अहम पहलुओं से कि किसको ग्रीवांस या किसको शिकायत ज़्यादा थी इस मामले में जो काजी फायज़ ईसा साहब ने धरने के मामले में जजमेंट दी। तो इसमें उन्होंने कह दिया कि इन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं दी और साथ कह दिया कि ये लोग जो है पैसे बांटते रहे हैं आपके, तो आप इनके खिलाफ एक्शन करें। सर्विसेज चीफ्स को उन्होंने ये अहकामात जारी कर दिए जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद हैं और सर्विसेज के चीफ मौजूद हैं। तो जो क्रक्स था उस जजमेंट का, उस जजमेंट के अंदर ये बताया गया था कि किस तरह इस तरह की तहरीकें जो हैं ताकतवर इदारे जो हैं उनके साथ साजबाज कर रहे होते हैं और ये बन जाती हैं। इसमें एक और अहम बात मैं आपको बता दूं, ये उस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह बनाई गई या बनी या रजिस्टर हुई जिस वक्त इलेक्शन होने थे इमरान खान साहब के, और जो राइट विंग वोट था उसको डिवाइड करना मकसूद था। तो TLP जो थी एक भारी उनको ग्रुप नज़र आ रहा था कि जो ये काम कर सकता था, तो वो करवा दिया उन्होंने। तो अब सारे का सारा जो मलबा है, कमिंग बैक टू बशीर मेमन साहब, वो बशीर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर डाल रहे हैं। ठीक होगा, डालना चाहिए। अगर आप आलाकार बनेंगे और अपनी एक्सरसाइज जो है माइंड जो अपना विजडम जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी अथॉरिटी आप एक्सरसाइज नहीं कर, क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं ना, आपको पता है आपके हाथ क्यों बंधे हुए हैं। 2018 के इलेक्शन के अंदर जो मामलात आए, जो सारों के सामने आए, सबको पता है आपके हाथ बंधे हुए हैं। तो जब आप आलाकार बनेंगे तो फिर आप भुगतेंगे भी। तो ये बशीर मेमन साहब जो हैं इमरान खान साहब के ऊपर मुद्दा डाल रहे हैं। मैंने आपको जजमेंट से बता दिया कि जजमेंट के अंदर काजी फायज़ ईसा साहब क्या कहते थे और किस चीज़ की उनकी सज़ा मिली है। और वो कहते थे जज को पकड़ लिया, जर्नैल को तो आप पकड़ नहीं सकते। जो 10 जज बेंच जो था, जो सुन रहा था काजी फायज़ ईसा साहब का केस, उसमें उन्होंने कहा, आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी कि उनकी कंपनी सामने आई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हुए हैं, तो उनको तो कोई पूछ नहीं सकता। मुझे पूछ रहे हैं इसलिए कि मैं धरना केस के अंदर मैंने फैसला दिया था। तो अब जो कमिंग बैक टू अगेन बशीर मेमन साहब जो बात कर रहे हैं, वो एक हिस्सा है तस्वीर का, वो पूरी तस्वीर आपके सामने नहीं रखी जाती। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे इस मुल्क के अंदर धरनों की और साजबाज की और साजिशों की और इंजीनियरिंग की हिस्ट्री आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मामला है। क्या इमरान खान साहब ने खुद से ये रेफरेंस इनिशिएट करवाया था या वो किसी के आलाकार बने थे। इतना ही, फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।